फ्रेंड्स, वेलकम टू mahindra.guru.com, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा गुरु। स्वागत है आप सभी का हमारे महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम फिर वापस आए हैं जनरल अवेयरनेस की क्लास में, जहां पर हम आईबीपीएस क्लर्क मेंस की तैयारी करा रहे हैं। आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा और जनरल अवेयरनेस बेसिकली बहुत से लोगों का वीक होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस वीक है तो उसके लिए हम कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस को अच्छा करने के लिए, सबसे पहले तो ये भूल जाइए कि जनरल अवेयरनेस एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। आप चीजों को पॉइंट्स में पढ़ना स्टार्ट करिए, चीजें बहुत इजी है। अगर हम स्कोर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्कोर जनरल अवेयरनेस में ही आ सकता है स्टूडेंट। याद रखिएगा फ्रेंड कि जनरल अवेयरनेस कोई बहुत बड़ा वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको डर लग रहा है उसके पीछे। तो याद रखिए कि आपको पॉइंट्स में चीजें पढ़नी है। करंट अफेयर्स और बैंकिंग दोनों का पार्ट है आपका, और दोनों ही तैयार करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम अगर बात करें कि स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हमने बेसिकली अगर हम बात करें पीछे की क्लास की बात करते हैं तो हमने बैंकिंग टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी, हमने आपकी केवाईसी डिस्कस करी हम लोग ने, और हम लोग ने पिछली क्लास की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग ने टाइप्स ऑफ बैंकिंग डिस्कस करी। और आज हम लोग भी फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हुए हैं, किसके? मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। बट अगर हम बात करें एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी चीज कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप अपना वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगे और उनको भी नॉलेज मिलेगी और उनकी क्वेरीज को भी हम क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति की हम बात करते हैं कि अगर हम सिंपल डिफिनेशन की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो डिफिनेशन है वो अगर हम बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच monetary policy is the process by which monetary authority of a country, like the central bank or currency board, control the supply of money, often targeting an inflation rate or interest rate to the price stability and general trust in the करेंसी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज की बात करें, बहुत छोटी सी डिफिनेशन है, इतनी बड़ी डिफिनेशन बताने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए वही हमने बात करी ना कि आपको बेसिकली चीज जाननी है और पॉइंट्स में चीजों को जानना। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि पॉइंट्स में हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं इसको। सबसे पहली बात है मॉनेटरी। मॉनेटरी को हमने हिंदी में क्या कहा? मौद्रिक। क्या कहा? मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति मतलब वहीं पर निकल के आता है मुद्रा से। मौद्रिक नीति मतलब क्या निकल के आता है? मुद्रा से रिलेटेड निकल के आता है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें कहाँ से रिलेटेड है? मुद्रा से। तो मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी एक वो पॉलिसी है जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है। तो यहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन निकला कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? पहला पॉइंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है आरबीआई। यहां से पहला पॉइंट निकल के आया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर क्यों रेगुलेट की जाती है, क्या कारण है मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने का? तो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने का मतलब है मार्केट में मनी को रेगुलेट करना। बहुत सिंपल डिफिनेशन कि मार्केट में मनी को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई जिस पॉलिसी का यूज करती है उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। आगे हम बात करेंगे मार्केट में मनी को रेगुलेट करने का क्या मतलब है। तो मार्केट में मनी को रेगुलेट करने का पहला मतलब समझिए, पहला मतलब है टू कंट्रोल लिक्विडिटी। पहला पॉइंट क्या निकल के आया? टू कंट्रोल लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लिक्विडिटी मतलब क्या होता है। तो लिक्विडिटी मतलब होता है तरलता, और तरलता मतलब होता है मनी। लिक्विडिटी मतलब तरलता, तरलता मतलब मनी, क्योंकि मनी एक ऐसा फॉर्म है जिसको हम जब चाहे तो उस चीज में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, इसलिए मनी को एक लिक्विड फॉर्म कहा गया है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। दूसरी में बात क्या करी? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। स्फीति का मतलब होता है फैलना, प्रसार होना किसी चीज का। तो मार्केट में जब मनी का फ्लो बढ़ जाता है और उसको कंट्रोल करना होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं इन्फ्लेशन। और उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जिस पॉलिसी का यूज करती है उसे क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल एक एक वर्ड आपको ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन क्या होता है जब मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और उसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई किस पॉलिसी का यूज करती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपका आंसर होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। टू कंट्रोल क्रेडिट। टू कंट्रोल क्रेडिट मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब लोन। क्रेडिट मतलब क्या होता है? लोन। तो मार्केट में लोन ज्यादा हो गया या मार्केट में लोन कम हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जिस पॉलिसी का यूज करती है। तो कुल मिला के हर चीज से मतलब है, अगर हम टोटल बात करें मतलब सबका एक ही निकल के आता है कि मार्केट में मनी को रेगुलेट करने से मतलब है कि उसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई जिस पॉलिसी का यूज करती है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। यहाँ पे हमें कुछ टूल्स दिख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई दो मेथड का यूज करती है। मेथड्स होते हैं आपके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिटेटिव मेथड में ही आपके दो टूल्स आते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की हम बात करते हैं तो डायरेक्ट टूल्स जो होते हैं वो एक रिजर्व रेशियो होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि रिजर्व होता है। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात करते हैं कि डायरेक्ट टूल्स रिजर्व रेशियो है यहाँ पे, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ये सब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बात करें अगर हम सबसे पहले कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टूल्स जो होते हैं वो कंपलसरी टूल्स होते हैं जिसको हमें रखना ही रखना है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं कि डायरेक्ट टूल्स में सीआरआर की बात करते हैं तो सबसे पहले सीआरआर बात करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझेंगे कि एनडीटीएल क्या होता है। क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पूरी मॉनेटरी पॉलिसी आपकी एनडीटीएल पर ही डिपेंड करती है। एनडीटीएल स्टैंड फॉर नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। व्हाट इज एनडीटीएल? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एनडीटीएल को अगर हम बात करें तो एनडीटीएल ही बैंक का टोटल डिपॉजिट होता है। क्या होता है? एनडीटीएल को ही बैंक का टोटल डिपॉजिट भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं यहीं से एक बहुत सिंपल सी चीज निकल के आई, टोटल डिपॉजिट क्या होता है। एग्जांपल फॉर डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड में आपका आता है कासा एंड टाइम लायबिलिटी में आपका आता है राफा। कासा और राफा दोनों का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है कि कासा किसके अंडर में आता है या फिर राफा। तो राफा की अगर हम बात करें तो राफा का फुल फॉर्म रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं कासा की तो कासा मीन्स करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। क्यों डिफरेंस है इन दोनों में? क्या रीजन है डिफरेंस होने का फ्रेंड? तो जानते हैं कि करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एक ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें हम जब चाहे तब पैसा जमा कर सकते हैं और जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। इट मीन्स कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम रिकरिंग और फिक्स्ड की बात करते हैं तो ये वो अकाउंट होते हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसा जमा कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक टाइम डिपॉजिट की बात आ जाती है, इसलिए ये आपके टाइम लायबिलिटी में आते हैं और ये आपकी
आपकी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट किस में आते हैं? आपके डिमांड डिपॉजिट होते हैं, क्योंकि मांग पर निर्धारित होते हैं। और ये किस पर निर्धारित होते हैं? ये समय पर। और इसी को हम कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो CRR, SLR ये सारी चीजें आपकी NDTL पर बेस्ड होती हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या बात करी? NDTL की। अब हम पहले पॉइंट पर चलते हैं कि आखिर CRR क्या होता है। CRR की बेसिकली बात करते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम पर कितना चल रहा है? 4%, 20.75 सारे रेट्स आपके सामने हैं। अगर हम बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या ये रेट्स रोज चेंज होते हैं या साल भर में चेंज होते हैं? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में उठता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कितने महीने पे रिव्यू होती है। तो याद रखिएगा, बाय मंथली रिव्यू होती है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं RBI के, तो 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके अगर दिमाग में आ रहा है तो इसको भी क्लियर कर लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी बाय मंथली रिव्यू होती है, मतलब कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में 6 टाइम रिव्यू होती है, जिसके लिए आपकी 6 मेंबर की कमिटी बनी हुई है। कितने मेंबर्स की? 6 मेंबर आपके हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा CRR है कि CRR क्या होता है। व्हाट इज CRR? कैश रिजर्व रेशियो स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो को अगर हम हिंदी में बात करें तो नगद आरक्षित अनुपात। क्या कहते हैं? नगद आरक्षित अनुपात। क्या होता है नगद आरक्षित अनुपात? क्या, बहुत सिंपली अगर डिफिनेशन की बात कर रहे हैं तो CRR इज द कैश रिजर्व रेशियो. Under CRR, a certain percentage of the total bank deposit has to be kept in the current account with RBI, which means bank do not have access to that much amount for any economic activities, for commercial activity. अगर हम बात कर रहे हैं और commercial activity, बात करते हैं हम लोग पूरी मॉनेटरी पॉलिसी की, तो आज हम लोग बहुत शॉर्ट मेथड में पूरी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। पूरे शॉर्ट मेथड में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी कैसे जा सकती है? बिल्कुल, हमने बात करी थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है? RBI. किसकी बात करी? पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट कर रहा है? RBI. और RBI के टूल्स हैं, RBI के हमने टूल्स की बात करी है कि RBI के बहुत सारे टूल्स हैं। तो सबसे पहला हमने क्या बात करी? CRR. डायरेक्ट में आपका CRR आता है। नेक्स्ट में आपका SLR आता है। थर्ड आपका क्या था? रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। एक चार्ट आपको देखना है, इस चार्ट पे पूरी मॉनेटरी पॉलिसी आपकी होगी, आपको कहीं से कोई डिफिनेशन नहीं देखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने CRR की डिफिनेशन पढ़ी थी। सबसे पहला पॉइंट CRR की अगर हम बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा, CRR is a cash reserve ratio. Under CRR, certain percentage of a total bank deposit means NDTL, has to be kept in the current account with RBI. It means यहाँ पे पहला पॉइंट निकल के आता है कि CRR कौन डिसाइड करता है। तो यहाँ पे पॉइंट निकल कर आया है कि CRR डिसाइड करती है RBI। क्या निकल गया फ्रेंड्स? कि CRR कौन डिसाइड करता है? तो पहला पॉइंट निकल के आया है कि CRR डिसाइड करती है RBI, आपके सामने है। क्लियर? आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि CRR की जब हमने बात करी तो CRR किस पर बेस्ड होता है, किस पर कैलकुलेट होता है? तो दूसरा पॉइंट निकल के आया है कि CRR NDTL पर बेस्ड होता है। किस पर कैलकुलेट होता है? NDTL पर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, CRR कहाँ रखा जाता है, किसके पास मेंटेन होता है? बिल्कुल, तो थर्ड पॉइंट निकल के आता है आपका CRR रखा जाता है RBI के पास। पहला पॉइंट निकल के आया कि कहाँ रखा, कौन डिसाइड करता है? RBI, कैलकुलेट NDTL, और मेंटेन किसके पास किया जाता है? RBI। थर्ड पॉइंट, आखिर कौन सी बैंक CRR मेंटेन करती है? तो थर्ड पॉइंट आपका निकल के आया है कि CRR मेंटेन बाय आपका ओनली शेड्यूल्ड बैंक। कौन सी बैंक?
ओनली शेड्यूल्ड बैंक आपकी सीआरआर मेंटेन करती है। कौन सी बैंक? ओनली शेड्यूल्ड बैंक सीआरआर मेंटेन करती है। हमने ये वर्ड क्यों बोला कि ओनली शेड्यूल्ड बैंक ही सीआरआर मेंटेन करती है? बिकॉज क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि एनबीएफसी की, तो याद रखिएगा एनबीएफसी सीआरआर मेंटेन नहीं करते हैं। बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली बुकों में भी नहीं लिखा है। रीजन जानिए कि सीआरआर एनबीएफसी क्यों नहीं मेंटेन करते हैं, तो आपका आंसर होगा क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या नहीं एक्सेप्ट करते हैं? डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ये सीआरआर मेंटेन नहीं करते हैं। डिमांड डिपॉजिट मींस कासा। क्लियर है फ्रेंड्स? बिल्कुल थोड़े से पॉइंट्स हैं और उसी में आपकी पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कवर करेंगे। अभी हम बात करते हैं, पहला पॉइंट एनडीटीएल पर कैलकुलेट होता है, आरबीआई के पास मेंटेन होता है, ओनली शेड्यूल्ड बैंक सीआरआर मेंटेन करती है। फोर्थ पॉइंट है आपका एनबीएफसी सीआरआर मेंटेन नहीं करता है, और आपका कारण क्या है? रीजन है आपका क्योंकि डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सीआरआर की अगर हम बात करते हैं तो सीआरआर पर आरबीआई इंटरेस्ट पे नहीं करती है। आप देखिए डेफिनेशन इतनी सी थी और उसमें से हमने कितने पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाले हैं, और ये एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कि आरबीआई सीआरआर पर इंटरेस्ट पे नहीं करती है। बहुत बार पूछा गया है कि सीआरआर कि क्या मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट होती है? तो बिल्कुल कैंडिडेट्स याद रखिएगा, चाहे वो मिनिमम हो चाहे वो मैक्सिमम हो, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये लिमिट खत्म कर दी गई है। तो यहां पर हमको लगभग 6 से 7 पॉइंट मिले, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं, आपको इतना तो पता ही है, पीछे हमने पढ़ा कि सीआरआर प्रेजेंट टाइम पे कितना परसेंट चल रहा है? 4%। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक छोटी सी एक क्वेश्चन कि सीआरआर कहाँ रखा जाता है फ्रेंड? बिल्कुल कि सीआरआर कहाँ रखा जाता है, तो आपका एरो सीधे जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सारी चीजें आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। किसके थ्रू? कॉमर्शियल बैंक के थ्रू। और इसका मतलब है कि बैंक सीआरआर कहाँ रखती है? आरबीआई के पास रखती है। बिल्कुल। आगे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे भी कॉमर्शियल बैंक लिख लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें कॉमर्शियल बैंक के थ्रू रेगुलेट कर रहा है आरबीआई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या बात करी हमने? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। डिफिनेशन पढ़ते हैं जल्दी जल्दी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द Indian government terms for reserve requirement that the commercial bank in India required to maintain in the form of gold government approved security before providing credit to the customers। चलिए फिर वही पॉइंट्स की बात करते हैं कि आखिर एसएलआर क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमने बात करी कहां पर कि एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और ये सीआरआर एसएलआर में डिफरेंस भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए। तो सबसे पहला पॉइंट कि एसएलआर भी डिसाइड कौन कर रहा है? आरबीआई डिसाइड कर रहा है। दूसरा पॉइंट निकल के आता है, तो पहला पॉइंट आरबीआई डिसाइड कर रहा है, क्योंकि पूरी मॉनेटरी पॉलिसी ही आरबीआई डिसाइड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एसएलआर किस पर बेस्ड होता है? तो याद रखिएगा एसएलआर भी एनडीटीएल पर बेस्ड होता है। क्या पॉइंट निकल के आया? एसएलआर किस पर बेस्ड होता है? एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पर बेस्ड होता है। थर्ड पॉइंट है कि सीआरआर तो आरबीआई के पास मेंटेन हो रहा था, पर एसएलआर क्या आरबीआई के पास रखा जाता है? तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वहां पर आपका आंसर होगा कि ये बैंक सेल्फ मेंटेन करती है, अपने पास रखती है। तो एक डिफरेंस भी मिल गया हमको कि सीआरआर आरबीआई के पास रखा जाता है, पर एसएलआर बैंक अपने पास मेंटेन करके रखती है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि देखते हैं, यहां पे लिखा है सीआरआर ओनली शेड्यूल्ड बैंक मेंटेन कर रही थी,
लेकिन SLR ऑल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस मेंटेन करती है। यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर है कि पहला पॉइंट आपका मिला कि SLR RBI डिसाइड करती है, सेकेंड पॉइंट इज SLR NDTL पर कैलकुलेट होता है, थर्ड पॉइंट इज कि NDTL पर कैलकुलेट हो रहा है लेकिन SLR RBI के पास नहीं रखा जाता है, बैंक खुद मेंटेन करती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि ऑल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस SLR मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, जब हम ऑल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा NBFC भी ऑल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ऐड हो जाता है। इट मींस SLR NBFC भी मेंटेन करती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, डिफरेंस छोटे छोटे से होते हैं जो मिस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी कि ऑल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपके NBFC भी इंक्लूड है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जब हम CRR पर इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं तो SLR पर इंटरेस्ट पे करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ये तो बैंक खुद ही रखती है। फोर्थ पॉइंट इज कि अगर हम बात कर रहे हैं कि SLR कितना परसेंट चल रहा है तो हमने क्या बात करी थी बैंक में कि कितना परसेंट चल रहा है, 20 आप ही लोग बताएंगे कितना परसेंट चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, RR रेपो रेट। RR का फुल फॉर्म रेपो रेट। रेपो रेट मतलब फुल फॉर्म की बात करते हैं रीपरचेजिंग ऑफर रेट। क्या बात करी हमने कि रेपो रेट का फुल फॉर्म है रीपरचेजिंग ऑफर रेट। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बात करेंगे जल्दी जल्दी कि रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ any shortfall fund. Repo rate is used by monetary authorities of a control inflation. बहुत सिंपल लैंग्वेज। चलिए बात करते हैं, रेपो रेट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक लोन है। क्या है? एक लोन लेते हैं, तो जिस लोन को कैसे लेते हैं बात करते हैं कि कॉमर्शियल बैंक जिस रेट पर RBI से लोन ले रहा है, यहाँ पे सीधा सा मतलब समझिएगा, कॉमर्शियल बैंक किससे उधार ले रहा है? RBI से। इट मीन्स पैसा, देखिए ध्यान से कि एरो कहाँ से कहाँ आया है कि RBI से उधार ले रहा है कॉमर्शियल बैंक। इट मीन्स एरो नीचे की साइड आया है, इट मीन्स पैसा उधार कौन ले रहा है? कॉमर्शियल बैंक। किससे? RBI से। कितने से कितने दिन के लिए? 0 से 90 डेज के लिए। वो आपका क्या कहलाता है? रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक RBI से लोन लेती है 0 से 90 डेज के लिए। वो रेट आपका कौन सा रेट होता है? रेपो रेट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बैंक रेट की। बैंक रेट रेपो रेट में डिफरेंस। बैंक रेट रेपो रेट में डिफरेंस ये है कि बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक, वो डिस्काउंट रेट जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक RBI से लोन लेती है। मतलब यहाँ पे सीधा सा पॉइंट लिखा है, डिफरेंशियल सेम सेम लग रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 0 से 90 डेज, लेकिन जब हम बैंक रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी RBI से ही कॉमर्शियल बैंक लोन ले रही है, लेकिन मोर देन 90 डेज, याद रखिएगा, एंड लेस देन 1 ईयर। वो रेट कौन सा होता है? बैंक रेट। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस मिला आपको कि बैंक रेट रेपो रेट में डिफरेंस डेज का है। ठीक है, कि रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक RBI से लोन लेता है 0 से 90 डेज के लिए, लेकिन बैंक रेट की अगर हम बात करते हैं, बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर हम कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन 0 से मोर देन 90 डेज एंड लेस देन 1 ईयर। बिल्कुल, जैसे हमारे पास पैसा कम होता है तो हम बैंक के पास जाते हैं, ऐसे बैंक के पास जब पैसा कम है तो वो किसके पास जाएगा? RBI के पास। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिवर्स रेपो रेट। चलिए फ्रेंड्स, छोटी सी बात करते हैं, हमारे पास अगर पैसा ज्यादा हो जाए हम कहाँ जाएंगे? पापा के पास नहीं, हम पैसा जब ज्यादा हो जाता है तो जाते हैं बैंक के पास और अपनी एक्सेस अमाउंट वहां रखते हैं। बस उसी तरीके से जब हमारा एक्सेस अमाउंट बैंक का ज्यादा हो जाता है तो बैंक कहाँ रखेगा?
बैंक रखेगा आरबीआई के पास और आरबीआई उस पर क्या पे करेगी बैंक को? इंटरेस्ट। तो वो रेट जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपनी एक्सेस मनी रखती है वो रेट आपका रिवर्स रेपो रेट होता है। यहां पर देखिए एरो ध्यान दीजिएगा, यहां पे एरो ऊपर की ओर जा रहा है। कहां से? कॉमर्शियल बैंक से पैसा जा रहा है आरबीआई के पास। इट मींस कौन सी मनी जा रही है? कौन सी मनी जा रही है? एक्सेस मनी। वो आपका कौन सा रेट होता है? वो रेट होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। तो याद रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी आरबीआई के पास रखती है। नेक्स्ट है आता है हमारा एमएसएफ। एमएसएफ स्टैंड फॉर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की हम बात करते हैं। एमएसएफ का मतलब है कि बैंक का जो भी एनडीटीएल होता है, टोटल एनडीटीएल का 2%, कितना परसेंट? 2%। फॉर एनडीटीएल 2% जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से 1 डे का लोन लेती है, इट मींस ओवरनाइट लोन। किससे? कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से जब 1 डे का लोन लेती है, वो भी एनडीटीएल का 2%, वो रेट आपका कौन सा रेट कहलाता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये एक फैसिलिटी है जिसको आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को दी है कि अगर आपके पास पैसा कम है तो आप हमसे उधार ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन टोटल एनडीटीएल का 2% फॉर 1 डे। तो बिल्कुल यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि एरो कहाँ आ रहा है। यहाँ भी एरो आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कंडीशन एनडीटीएल का 2% फॉर 1 डे। कितने पॉइंट्स हुए हमारे? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, और वो भी इतने शॉर्ट तरीके से। बस आपको भी इसी तरह पढ़ाई करनी है। अभी हमारे पॉइंट्स बचे हुए हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओएमओ क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। क्या कहते हैं? खुले बाजार की क्रियाएं। मतलब क्या है? देखिए, मार्केट में जब लिक्विडिटी ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो आरबीआई सबसे पहले जो इफेक्ट डालती है वो इन रेट्स पर इफेक्ट डालती है। किस पर डालती है? इन रेट्स पर। अगर फिर भी मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल नहीं होती है तो आरबीआई के पास एक लास्ट ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन क्या होता है? कि वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट में या तो सेल कर दे और या तो परचेज कर ले। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा या कम होने पर तो सबसे पहले आरबीआई इन रेट्स को कंट्रोल करती है, और अगर रेट्स कंट्रोल नहीं होते हैं तो आरबीआई के पास लास्ट ऑप्शन होता है कि वो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का या तो सेल कर दे या तो परचेज कर दे। कंडीशन है कि अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है तो इट मींस हमारे पास अगर पैसा ज्यादा है और आरबीआई को हमसे पैसा खींचना है तो वो अपना प्रोडक्ट सेल करेगी, जिससे हमारा पैसा उनके पास चला जाएगा। बिल्कुल, आरबीआई जब मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगी, लेकिन जब मार्केट में पैसा कम होगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का परचेज किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा कि मार्केट में मनी ज्यादा होने पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल की जाती है या परचेज की जाती है। तो यहाँ पर पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है? एलएएफ बेसिकली हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, पर यहाँ पे डिफिनेशन नहीं पढ़ाएंगे, बहुत शॉर्ट तरीके में एलएएफ समझेंगे हम लोग। एलएएफ का मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बिल्कुल, अभी होमवर्क भी मिलेगा कि जो आपको नेक्स्ट क्लास में करके लाना होगा, कि हमको नेक्स्ट क्लास में पॉइंट डिस्कस करेंगे, ऐसे पॉइंट्स
जो अभी इसमें बचे हुए हैं। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जाता है। कैसे? रेपो रेट की डिफिनेशन की हम बात करते हैं तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या करती है फ्रेंड्स, लोन लेती है। एंड रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी कहाँ रखती है, आरबीआई के पास रखती है। दोनों में डिफरेंस है। तो दोनों मिलकर लिक्विडिटी को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। दोनों जब लिक्विडिटी को एडजस्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, दोनों के बीच में 0.5% का क्या है, गैप है। और पूछा जाता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बीच में क्या जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में और आईबीपीएस के एग्जाम में आ चुका है। उसको कहते हैं हम कॉरिडोर। क्या कहते हैं, कॉरिडोर। रेपो रेट को रेगुलेट कौन कर रहा है, आरबीआई। बिल्कुल फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये पॉइंट समझने की देरी है कि क्या होता है एलएएफ, क्योंकि बेसिकली लोगों को समझ में नहीं आता है एलएएफ जहां पर कौन रेगुलेट कर रहा है, रेपो रेट, आरबीआई। किसके थ्रू, कॉमर्शियल बैंक के थ्रू। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका कस्टमर, और कस्टमर से जुड़ी होती है पूरी मार्केट। सेम चीज, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, कस्टमर और मार्केट। रेपो रेट वो रेट जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। लोन क्यों लेता है, क्योंकि बैंकों के पास पैसा कम है, और बैंकों के पास पैसा कम होने का मतलब है कि कस्टमर के पास पैसा कम है, और कस्टमर के पास पैसा तब भी कम है क्योंकि अब मार्केट में भी फिर पैसा कम होगा। तो इसका मतलब है अगर कस्टमर ही होता है एक वो इंसान जो मार्केट में पैसे को कम ज्यादा करता है, और अगर मार्केट में पैसा कम हो गया है तो आरबीआई को यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पर जब मार्केट में पैसा कम हो गया है तो आरबीआई कैसे चीजों को कंट्रोल करेगा, सबसे पहला पॉइंट, उसको रेपो रेट को घटाना होगा। बिल्कुल, रेपो रेट को घटाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेपो रेट को घटाने से आरबीआई से जो कॉमर्शियल बैंक को लोन मिलेगा वो लोन सस्ता मिलेगा। पहला पॉइंट निकल कर आया कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक जब लोन देगी सस्ता देगी, और यहाँ से कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को लोन सस्ता देगा और कस्टमर वो पैसा लेकर मार्केट में जाएगा। यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है कि रेपो रेट काम करता है इंजेक्शन का, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी आरबीआई के पास रखता है। इट मींस एक्सेस मनी कहाँ है, कस्टमर के पास, और कस्टमर के पास पैसा ज्यादा होने का मतलब है मार्केट में पैसा जाता है। आरबीआई क्या करे ऐसा कि मार्केट से पैसा खिंच जाए, रेट को बढ़ा दे, लालच दे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप सेविंग करते हो तो आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक अपना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी सेविंग पर, और कस्टमर लालच पाकर अपना जो एक्सेस अमाउंट है वो मार्केट से खींचकर बैंक के पास पहुंचाएगा, और बैंक अपनी एक्सेस मनी कहाँ रखेगा, आरबीआई के पास। तो आपने देखा कि एक का काम है इंजेक्शन का और एक का काम है एब्जॉर्प्शन का, और ये दोनों मिलकर लिक्विडिटी को एडजस्ट करते हैं और इसे कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यहाँ पर हमारी पॉइंट्स तो डिस्कस हो गए, बट हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बिल्कुल कैंडिडेट्स, कि सबसे पहला पॉइंट आपको जो पढ़कर आना है वो ये है कि आपकी अगर हम बात करें कि करेंसी चेस्ट क्या होती है, बैंक रेपो रेट से उधार ले सकता है फिर भी एमएसएफ से क्यों लेता है जबकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। थर्ड पॉइंट इज कि अगर हम बात करते हैं कि रेपो रेट
किसकी बात कर रहे हैं हम? अगर बात करते हैं SLR और MSF दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो इस तरह के टॉपिक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। बिल्कुल, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू क्लास।